हेलो एवरीवन। कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस नए डीप डाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी इंटेंस और एक्शन पैक्ड होने वाला है। बिल्कुल। आज हम 26 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स मास्टर डेक का एनालिसिस कर रहे हैं। ये मटेरियल बैंकिंग, इंश्योरेंस और बाकी रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए एक बिल्कुल अचूक हथियार है। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आई नो स्क्रीन पर डेक दिखते ही सब तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करने भागते हैं, पर अभी वो मत कीजिए। राइट। पहले इस पूरे सेशन को सुनिए। एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वही ना, अगर बिना समझे मटेरियल जमा करेंगे तो आपकी डिवाइस में बस बिना पढ़े गए पीडीएफ्स का एक और पहाड़ बन जाएगा। सो पहले कॉन्सेप्ट, फिर रीडिंग। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आई एग्री। तो शुरुआत कहाँ से करें? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आज के डैशबोर्ड के 5 मेजर पिलर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। राइट। पहला है रेगुलेटरी और इकोनॉमी, जिसमें आरबीआई के बैन्स और आईएफसी के रेजोल्यूशंस है। दूसरा जियोपॉलिटिक्स है, चाबहार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। फिर तीसरा पिलर है टेक और एआई, यानी मीथोस एआई का नया थ्रेट। और चौथा है स्टेट और नेशनल अपडेट्स। बिल्कुल। और आखिरी पिलर में स्पोर्ट्स, अकॉर्ड्स और अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स आते हैं। पर देखिए, एक ऑफिसर के नजरिए से अगर सोचें तो ये पांचों सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये आपस में बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। टेक का असर इकोनॉमी पर पड़ता है और जियोपॉलिटिक्स का नेशनल सिक्योरिटी पर। सही कहा। तो इस इंटरलिंक स्टोरी को इंडिया के प्लानिंग स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ हम नए नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। राइट। और अब 2026 में इसका एक लंबा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इनका मेन गोल बहुत क्लियर है, विकसित भारत 2047। हाँ, इसके चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं, पर वाइस चेयरपर्सन अब डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी हैं। वेट, ये सुमन बेरी की जगह ले रहे हैं ना? बिल्कुल। सुमन बेरी का 4 साल का जो कार्यकाल था वो 1 मई को खत्म हो रहा है और डॉक्टर लाहिरी इस रोल के लिए काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है। वो 12th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, राइट? हाँ, और साथ ही वेस्ट बंगाल के बलुरघाट से बीजेपी विधायक भी हैं, तो उनके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकिंग दोनों का एक्सपीरियंस है। आई सी। और इंटरिम सीईओ की पोस्ट पर निधि छिब्बर हैं, जो रोजमर्रा का काम देख रही हैं। पर इनके फुल टाइम मेंबर्स की लिस्ट देखें तो काफी डाइवर्स है। वही तो। जैसे पहले मेंबर राजीव गौबा हैं, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिर प्रोफेसर केवी राजू हैं, जो मेजर इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। राइट। और तीसरे मेंबर प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं। ये आईएसआईआर भोपाल के डायरेक्टर हैं। एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट जो टीबी रिसर्च करते हैं, उनका आना काफी बड़ा शिफ्ट है। एग्जैक्टली। हेल्थ केयर को इकोनॉमी के कोर में रखा जा रहा है। और चौथे मेंबर हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, एम्स के डायरेक्टर। हाँ, इनका नाम देखकर मुझे हंसी आई। स्लाइड में इनका नाम गलती से 2 बार छप गया है। लगता है एम्स के डायरेक्टर साहब का दबदबा इतना ज्यादा है कि उनका नाम 2 बार लिखना पड़ा। आई नो, राइट? वो टाइपो जरूर है, पर हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस दिखाता है। और आखिरी मेंबर है प्रोफ अभय कारांडीकर, जो टेक्नोलॉजी और एकेडमिक एक्सपर्ट हैं। तो बेसिकली ये विकसित भारत 2047 के लिए इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और साइंस का एक परफेक्ट ब्लेंडिंग है। बिल्कुल। एक तरफ पॉलिसी बन रही है और दूसरी तरफ रेगुलेशन टाइट हो रहे हैं। वही ना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई ने जो पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया है, वो काफी बड़ा मुद्दा है। हाँ, उनका लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से कैंसिल हो गया है और अब आरबीआई उनके ऑपरेशंस कंप्लीटली बंद करने के लिए हाई कोर्ट जाएगा। इसके 2 मेन रीजंस बताए गए थे ना। एक तो 197 कम्युनिकेशंस के साथ चाइनीज वॉल मेंटेन न करना, और दूसरा केवाईसी की भारी कमियां, जैसे एक ही पैन कार्ड पर कई अकाउंट्स खोल देना। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये चाइनीज वॉल का कॉन्सेप्ट। देखिए, सिंपल भाषा में अगर एक ही पेरेंट कंपनी की 2 अलग-अलग फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, तो उनके बीच इंफॉर्मेशन का फ्लो स्ट्रिक्टली अलग रखना होता है। इस सेपरेशन को ही चाइनीज वॉल कहते हैं। पीपीबीएल इसको फॉलो नहीं कर पाया। राइट। और इसी वजह से आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का यूज किया।
सेक्शन 22(4) के तहत उनको लाइसेंस रद्द करने का पावर मिला। और सेक्शन 22(3) के क्लॉजेस सी, ई और जी भी लगाए गए। इसका सीधा मतलब था कि उनका मैनेजमेंट डिपॉजिटर्स के लिए नुकसानदायक था। एग्जैक्टली और सेक्शन 5(b) और 6 के तहत उन्हें आगे कोई भी बैंकिंग बिजनेस करने से पूरी तरह रोक दिया गया। पर आरबीआई यही नहीं रुका। अप्रैल 2026 का पेनल्टी लेजर देखिए, बड़े बैंक्स भी नहीं बचे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर करीब 95.40 लाख का फाइन लगाए। ओ वाह। और बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख का पेनल्टी है। सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स ही नहीं, HSBC और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों पर एग्जैक्टली 31.80 लाख का फाइन ठोका गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर भी 11.50 लाख का फाइन है। यहां तक कि स्टेट HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भी 7.5 लाख का फाइन लगाया गया है। राइट। और फिनटेक्स पर भी नजर है। कैश फ्री पेमेंट और पाइन लैब्स दोनों पर 3.10 लाख, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर 80,000 और बंधन बैंक पर भी पेनल्टी आई है। देखा जाए तो डोमेस्टिक रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब थोड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्लोबल फाइनेंस में IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर ब्रांच है, उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। हाँ, IFC ने इंडिया में 2030 तक $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा है, राइट? एग्जैक्टली। अभी FY25 में ये फिगर लगभग $5.4 बिलियन है, जिसका 1/3 हिस्सा सीधा इक्विटी में है। और आपको याद होगा, IFC ने पहला डायरेक्ट म्युनिसिपल लोन विशाखापट्टनम को दिया था, जो करीब $60 मिलियन का था। सही बात है। और एक और बड़ा मूव हुआ है सार्क करेंसी स्वैप को लेकर। इंडिया ने मालदीव्स के लिए 3,000 करोड़ रुपए की स्वैप सुविधा मंजूर की है। हाँ, ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-2027 के अंडर आता है। इस पूरे फ्रेमवर्क की विंडो करीब 250 बिलियन INR और 2 बिलियन USD या यूरो की है। और मालदीव्स ने रिसेंटली अपना पहले का $400 मिलियन का स्वैप चुकाया भी था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरा मतलब, क्या ये करेंसी स्वैप सिर्फ अर्थशास्त्र है या हमारी डिप्लोमेसी का कोई मास्टर स्ट्रोक? देखिए, दोनों है। जियोपॉलिटिकली अपने पड़ोसी देशों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। राइट। और अगर डोमेस्टिक अलायंसेस देखें तो पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप कीवी के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर अपना UPI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बिल्कुल। और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी मोका NPD ने छत्तीसगढ़ में अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया है। और बिहार में तो पहली बार दालों यानी पल्सेस की खरीद शुरू कर दी है। तो सप्लाई चेन और फाइनेंस दोनों फ्रंट पर काफ़ी एक्शन है। पर इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए टेक चाहिए, और वही सबसे बड़ा थ्रेट भी आ रहा है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये AI फ्रंटियर वाला पार्ट सबसे अलार्मिंग है। हम माइथॉस AI की बात कर रहे हैं, जिसे US की कंपनी एंथ्रोपिक ने बनाया है। हाँ, ये प्रोजेक्ट ग्लासविंग का हिस्सा है ना। इसकी सबसे खतरनाक बात है इसका एजेंटिक बिहेवियर। एग्जैक्टली। एजेंटिक बिहेवियर का मतलब है कि ये AI कंप्लीटली ऑटोनॉमसली काम करता है। ये खुद पुराने सॉफ्टवेयर बग्स ढूंढता है और उनका फायदा उठाता है। ये किसी रोबोटिक चोर की तरह है जो बिना थके हर ताले की चाबी खुद ही बना लेता है। ये बिना किसी इंसानी मदद के बैंक्स के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS को भी बाईपास कर सकता है। और इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और मेटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक हाई लेवल रिस्क असेसमेंट पैनल बनाया है। राइट, जिसके प्रमुख CS सेट्टी हैं, जो SBI और IBA दोनों के चेयरमैन हैं। इन्होंने बैंक्स को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी साइबर मामला तुरंत सर्ट-इन को रिपोर्ट करना होगा। बिल्कुल। इसके अलावा टेक में कुछ और अपडेट्स भी हैं। जैसे CBI ने अभय नाम का अपना नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो चाइना ने अपना डीप सीक मॉडल निकाला है, जो उनके हुआवे असेंड चिप्स पर चलकर गूगल के जेमिनी प्रो 3 से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। टेक रेस आउटर स्पेस में भी जारी है। ब्लू ओरिजिन ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट बूस्टर की रीयूज्ड लैंडिंग की, और नासा ने डार्क मैटर स्टडी करने के लिए अपना रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है। स्पेस और डिजिटल स्पेस दोनों बिजी हैं, पर असल दुनिया के ट्रेड रूट्स का क्या? लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। चाहाबार पोर्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काफी भारी डिस्प्यूट चल रहा है। राइट। ईरान के चाहाबार पोर्ट पर इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर
यूएस ने जो सैंक्शन से छूट दी थी वो आज यानी 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। ये काफी बड़ा झटका है। इंडिया ने $120 मिलियन का एडवांस पेमेंट भी किया था, पर अब वहां से सभी कर्मचारी वापस बुला लिए गए हैं। हाँ, और अब इंडिया अपनी हिस्सेदारी जो शहीद बेहेश्ती टर्मिनल में थी वो किसी लोकल ईरानियन कंपनी को ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। ये स्टेप चाइना के $50 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट से सीधा टकराता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो अलग ही क्योस है। ईरान वहां हर गुजरने वाले जहाज से $1 मिलियन का टोल मांग रहा है। एग्जैक्टली और अमेरिका ने इस टोल सिस्टम को खत्म करने के लिए एक फिजिकल ब्लॉकेड लगा दिया है। उन्होंने तुस्का और टिफनी जैसे जहाजों को वहां रोका भी है। इस क्रॉस फायर का इंडिया पर सीधा इम्पैक्ट हुआ है। ईरानियन IRGC नेवी ने इंडियन फ्लैग वाले 2 जहाजों पर फायरिंग की। एक का नाम हेरल्ड था और दूसरे का जगानेरू। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने फ्रांसिस्का नाम के कंटेनर्स पर कब्जा कर लिया और यूफोरिया जहाज पर फायरिंग भी की। पर UN क्लॉज का तो लीगल रूल है ना कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट है। ईरान नेचुरली किसी भी मर्चेंट जहाज से टोल नहीं ले सकता। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का झगड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेजर चोक पॉइंट बन गया है। वही तो, इन सब जियोपॉलिटिक्स का असर सीधा हमारी मैक्रो इकोनॉमी पे आता। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम शिपिंग और टेक्सटाइल का कंपैरिजन देख रहे हैं। देखिए, शिपिंग एक क्रिटिकल सेक्टर है। हमारी जीडीपी का 4% हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है, पर ग्लोबल शिप बिल्डिंग में इंडिया का शेयर 1% से भी कम है। इसी को ठीक करने के लिए विजन 2047 लाया गया है। टारगेट है कि इंडिया को ग्लोबल टॉप 5 में आना है। इस सेक्टर का जीडीपी शेयर 12% करना है और सीफेयरर्स यानी नाविकों की संख्या 25% तक बढ़ानी है। और इसके लिए नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन शुरू किया गया है, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों यार्ड्स को फाइनेंशियल मदद देगा। साथ ही मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 भी है। उसमें लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और CMSE ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU भी साइन किया है इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। पर एक बहुत बड़ी रुकावट है FOB और CIF मॉडल का मुद्दा। इंडिया अभी भी CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट मॉडल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बजाय FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड के। इस वजह से हमारी डोमेस्टिक शिपिंग फ्लीट को भारी नुकसान हो रहा है। में टेक्सटाइल निर्यात लगभग 2% से ज्यादा गिर गया। हाँ, इसके कई कारण हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, सस्ते मैनमेड फाइबर का इंपोर्ट बढ़ गया है और ऑटोमेशन अभी भी काफी कम है हमारी इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लगाई हैं इसके लिए, जैसे PLI स्कीम हो गई। PM MITLA के तहत 7 मेगा पार्क्स बन रहे हैं। समर्थ योजना से कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है और ATUFs भी है। पर फिर भी कॉटन, कारपेट और गारमेंट सेक्टर पर काफी बुरा असर पड़ा है। हालांकि हैंडीक्राफ्ट्स में एक छोटी सी पॉजिटिव ग्रोथ लगभग 1.5% की देखी गई है। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि क्या हम शिपिंग में जो इतना बड़ा पैसा डाल रहे हैं वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? ये आने वाले फिगर्स ही बता पाएंगे, लेकिन मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अक्सर ग्रास रूट लेवल पे निकलता है। सही कहा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सीधे नेशनल लेवल से स्टेट वॉच पर चलते हैं। हर स्टेट अपना अलग तरीका अपना रहा है। राइट, यूपी से शुरू करते हैं। MUFCC ने यूपी के बारासिंघा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास 408.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया है। और वहीं यूपी में कोको कोला इंडिया ने इन्वेस्ट यूपी के साथ 3 साल का एक लंबा MOU भी साइन किया है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। मेघालय की बात करें तो वहां चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने CM इंस्पायर स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम बेसिकली UPSC सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को आर्थिक मदद देने के लिए है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में अदानी विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव महिलाओं को गारमेंट और टेलरिंग स्किल सिखाना है। चंडीगढ़ में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक टेक सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों का रियल टाइम रिहैब डेटा कलेक्ट किया जा सके। और महाराष्ट्र से तो सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल आया है। पीयूष गोयल ने वहां भारत टैक्सी लॉन्च की। ये देश का
पहला कोऑपरेटिव यानी सहकारी राइड हेलिंग ऐप है। एग्जैक्टली इसमें ड्राइवर्स से 0 कमीशन लिया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। ये सच में काफी रेवोल्यूशनरी है। आखिरी अपडेट जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां सिंधु घाट पर देश का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क खोला गया है। हाँ, पेट्रोग्लिफ्स यानी प्राचीन रॉक आर्ट। देखिए, इन सब स्टेट अपडेट से एक बात साफ है कि एग्जाम्स में अब सीधी सेंट्रल स्कीम्स के साथ साथ स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स पर फोकस बहुत बढ़ गया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी की। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो जैसे हमारे शरीर के लिए दिल जरूरी है, वैसे ही जो ये ईवी क्रांति है उसके लिए बैटरी एकदम कोर चीज है। लेकिन जब बैटरी खराब हो जाती है तो उसके कचरे का क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रॉकलिंक इंडिया ने। अच्छा, उन्होंने क्या किया है? इन्होंने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भारत का पहला लिथियम आयन और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग प्लांट खोला है। सिकंदराबाद यूपी में, राइट? तो इसमें कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, ये लोग मैक्साइकिल यानी मैक्साइकिल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्साइकिल, इसके जरिए वो पुरानी बैटरीज से नियोडीमियम, सिमेरियम और कोबाल्ट जैसी बहुत ही रेयर धातुएं बाहर निकालते हैं। अरे वाह! मतलब जो महंगी धातुएं हम बाहर से मंगाते हैं वो अब हम अपने ही कचरे से निकाल लेंगे। मेक सेंस। एग्जैक्टली। और अगर हम ईवी की ही बात कर रहे हैं तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का अपडेट भी बहुत क्रूशल है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल? हाँ, इन्होंने पश्चिम बंगाल के महिष्टकरी में एक फैसिलिटी शुरू की है ना। जी, है भारत की पहली एनोड मटेरियल फैसिलिटी है। बैटरी के लिए एनोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये लोग अपनी कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर कर रहे हैं। 2.5 लाख MTPA, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इससे ईवी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश काफी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सही, बिल्कुल। और इसी तरह हम फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, वो कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम वाला पॉइंट। लेकिन एक बात बताइए, कोयले का फर्टिलाइजर से क्या लेना देना? ये कैसे कनेक्टेड है? देखिए, कोयले को हम आमतौर पर जलाते हैं, लेकिन इस स्कीम में कोयले को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे गैसिफाई करके सिन गैस या सिंथेटिक गैस में बदला जाएगा। अच्छा, और फिर उस सिन गैस से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे? हाँ, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण हो। 100 MT का टारगेट। लेकिन मुझे लगता है ये प्रोसेस बहुत महंगी होगी। हाँ, ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है इसमें। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर तभी आएगा जब सरकार लॉन्ग टर्म ऑफटेक मैकेनिज्म दे। मतलब सरकार गारंटी दे कि भाई तुम बनाओ, हम खरीदेंगे। राइट, तभी प्राइवेट कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेंगी। ये तो हो गई हमारे डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब जरा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल रडार पर इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, डिप्लोमेसी से लेकर स्पेस तक। मैं तो हैरान हूं कि एक ही हफ्ते में अंतरिक्ष और कूटनीति दोनों में इतनी तेजी से बदलाव कैसे हो रहे हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं कूटनीति से। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने IFS4 का लोगो लॉन्च किया है। IFS4 यानी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसका लोगो कैसा है? मैंने सुना है इसमें एक शेर है। बिल्कुल, इसमें एक शेर है और इंटरलॉक्ड मैप्स हैं। शेर जो दोनों महाद्वीपों की ताकत और कल्चर को दिखाता है। IS स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। IS स्पिरिट, ये फुल फॉर्म लिसनर्स को रट लेनी चाहिए। और एजुकेशन और जेंडर इंक्लूजन में भी तो एक बड़ा माइलस्टोन है। जी, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर फॉर जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च हुई है। ये सिम्बायोसिस पुणे में हुई है ना? राइट, सिम्बायोसिस यानी SSPU पुणे में। राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसे लॉन्च किया है। और इसे लीड कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व स्वाति मुजुमदार कर रही हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक बहुत ही अलग तरह की जियोपॉलिटिकल न्यूज है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत से बनेई मेनाशे समुदाय को इजराइल ले जाने की मंजूरी दे दी है। बनेई मेनाशे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक कम्युनिटी है जिसे इजराइल अपनी खोई हुई जनजाति मानता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और धरती से थोड़ा ऊपर उठे तो चीन अंतरिक्ष में कुछ अलग ही कमाल कर रहा है। अरे हाँ, उन्होंने चांद पे कोई नया मिनरल खोजा है ना, मतलब जो धरती पर मिलता ही नहीं है। जी, उस एलियन मिनरल का नाम है सीरियम मैग्नीशियम चेंजसाइट। सीरियम मैग्नीशियम चेंज साइट, नाम भी काफी कॉम्प्लेक्स है।
और चीन सिर्फ चांद पर नहीं, धरती पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। उन्होंने यांगसी नदी के नीचे 11 किलोमीटर की अंडर वाटर टनल पूरी कर ली है। वेट, नदी के नीचे 11 किलोमीटर की टनल? हाँ, और वो भी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन के लिए। माइंड ब्लोइंग। और एग्रीकल्चर में भी ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, मैंने देखा। राइट। ब्राजील अब दुनिया का सबसे बड़ा मक्का यानी मेज सप्लाई करने वाला देश बन गया है, जिसने अमेरिका को पछाड़कर बांग्लादेश को सप्लाई बढ़ा दी है। ये सारे शिफ्ट्स बहुत क्रिटिकल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देश के कानूनों और डिफेंस की बात करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो लीगल और डिफेंस सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं POCSO एक्ट 2012 की। कानून और सीमाएं दोनों को ही मजबूत पहरे की जरूरत होती है। POCSO एक्ट को लेकर क्या नया अपडेट है? देखिए, ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इसके सेक्शन 29 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स हो जाता है। थोड़े से सिंपल करते हैं। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब आमतौर पर पुलिस को साबित करना होता है कि आरोपी दोषी है। हाँ, लेकिन इस एक्ट में आरोपी को खुद कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। राइट। और सहमति की उम्र यानी एज ऑफ कंसेंट को लेकर भी कोई बहस चल रही है? जी, 22nd लॉ कमीशन ने सख्ती से सलाह दी है कि सहमति की उम्र 18 साल से कम नहीं की जानी चाहिए। इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है? उनका मानना है कि अगर उम्र कम की गई तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल तस्करी से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेक सेंस, मतलब बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अच्छा, इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत न्यूज में है। बिल्कुल। दल बदल विरोधी कानून ये 10वीं अनुसूची में आता है, जिसे 1985 के 52वें संशोधन से जोड़ा गया था। लेकिन अगर ये दल बदल रोकने के लिए है तो हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में कैसे चले गए? आई मीन, उनकी मेंबरशिप कैंसिल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस कानून में एक नियम है, अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ दल बदलते हैं तो उसे विलय माना जाता है, दल बदल नहीं। ओहो, तो एपी के पास 10 सांसद थे और 7 चले गए, जो कि 2/3 से ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो अब उनके पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं और ये कानूनी तौर पर पूरी तरह वैलिड है। तो ये पॉलिटिक्स नहीं, प्योर मैथ्स है जो एस्पिरेंट्स को समझना है। चलिए डिफेंस की तरफ बढ़ें। हाँ, डिफेंस में मिशन सागर के तहत हमारा INS सुनैना सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया है। और बॉर्डर्स पर भी BRO का कोई अचीवमेंट है? जी, भूटान में काम करने वाले BRO के प्रोजेक्ट दंतक ने अपना 66th रेजिंग डे मनाया है। प्रोजेक्ट दंतक 66 साल से ये लोग वहां सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। गजब। और देश के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए आकाशवाणी ने भी कुछ किया है। राइट। आकाशवाणी ने माय गव के साथ मिलकर एक देशव्यापी सिग्नेचर ट्यून और जिंगल कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। तो लॉ एंड डिफेंस के बाद अब आते हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट पर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े डराने वाले फैक्ट्स भी हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब अंतरिक्ष की सैटेलाइट से लेके कूड़े की ढेर तक का डेटा है हमारे पास। बिल्कुल। कार्बन मैपर सैटेलाइट ने हाल ही में एक डेटा रिलीज किया है। इसके हिसाब से हैदराबाद और सिकंदराबाद का जो जवाहर नगर लैंडफिल है, जो वहां का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है, हाँ, वो मीथेन उत्सर्जन में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है, टॉप 25 में है। दुनिया में चौथे नंबर पर? ये तो बहुत अलार्मिंग है। मीथेन बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है जो इन लैंडफिल्स में एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। बाप रे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को आसान बनाने के लिए सरकार ने NHCX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बेसिकली हेल्थ क्लेम्स को फास्ट ट्रैक करेगा ना? राइट। और आयुष्मान भारत की एक नई रेफरेंस गाइड भी रिलीज हुई है। एक और फैक्ट ये है कि ABHA कार्ड बांटने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे चल रहा है। यूपी सबसे आगे है। नोटेड। अब थोड़े अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 2026 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दुनिया भर की 6 महिलाओं को मिला है। इन 6 में से कोई प्रमुख नाम जो एस्पिरेंट्स को याद रखने चाहिए? हाँ, तानसी बोरम, रोका मटबॉब, अलाना अकाक और युवेलिस मोरालिस का नाम बहुत अहम है। और भारत के किसी शहर को भी तो कोई अवार्ड मिला है? जी, आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम ने वियना में चौथा UNIDO जिम अवार्ड जीता है। गुंटूर ने, बहुत बढ़िया। और एग्रीकल्चर सेक्टर में दिल्ली में श्रीनिवास राव को MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अब थोड़ी स्पोर्ट्स की बात हो जाए, जहां रिकॉर्ड्स बस टूट ही रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
IPL 2016 तो लिटरली इतिहास बदल रहा है। मैं तो वो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच देख के अभी तक शॉक में हूँ। हाँ, दिल्ली ने 264 रन्स बनाए और पंजाब किंग्स ने 265 का स्कोर चेज कर लिया। 265 रन चेज करना कोई छोटी बात नहीं है। पंजाब अब 14 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है, लेकिन उस मैच में हारने वाली टीम के केएल राहुल ने जो किया। बिल्कुल, केएल राहुल ने 67 गेंदों में नाबाद 152 रन्स बनाए। 152 नॉट आउट। ये तो आईपीएल हिस्ट्री में किसी इंडियन का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। राइट, और उन्होंने नीतीश राणा के साथ 220 रन्स की पार्टनरशिप भी की। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी एक 15 साल के बच्चे पर हो रही है, वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में 37 गेंदों में 103 रन्स जड़ दिए। 37 बॉल्स में सेंचुरी। ये आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक है और ऑरेंज कैप भी अभी उन्हीं के पास है। उनके 1058 से ज्यादा रन हो चुके हैं। फैसिनेटिंग। अच्छा, क्रिकेट से हटकर एथलेटिक्स में भी एक बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। जी, लंदन मैराथन में कीनिया के रनर सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे का बैरियर तोड़ दिया है। मैराथन को 2 घंटे से कम में पूरा कर लिया। क्या टाइमिंग थी उनकी? उन्होंने 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड का टाइम निकाला। ये एक ऐतिहासिक पल है। अनबिलीवेबल। और फुटबॉल में सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप चल रही है ना? हाँ, सैफ वुमेन्स फुटबॉल 2026 गोवा के मडगांव में हो रहा है। पाकिस्तान के हटने के बाद अब इसमें सिर्फ 6 टीमें बची हैं। और टेबल टेनिस में जम्मू कश्मीर के ऋत्विक गुप्ता ने 87th इंटरस्टेट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अंडर 17 बॉयज का नेशनल टाइटल जीत लिया है। बहुत बढ़िया। तो इतने सारे इवेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब है कि एस्पिरेंट्स को अब और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ट्रिब्यूट्स और अप्रैल के ऑब्जर्वेंसेस की। अपॉइंटमेंट्स में कौन कौन से नाम हैं? हरजीत एस भला को डाबर इंडिया का सीईओ बनाया गया है और परमिंदर सिंह बने हैं रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस के सीईओ। डाबर और रिलायंस दोनों बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और एक श्रद्धांजलि भी है डेक में। जी, प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व बीजेपी राज्यसभा सांसद गोपाल राव पाटिल जी का निधन हो गया है। ओम शांति। और बुक्स की कैटेगरी में जनरल नरवणे की कोई किताब आई है? राइट। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की नई किताब का नाम है द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड। इसके साथ ही पीएम मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC की 100वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। SRCC के 100 साल पूरे हो गए, 1926 से 2026। वाओ। अब जरा अप्रैल के कैलेंडर पे नजर डालते हैं। अप्रैल में कई जरूरी दिन हैं। 23 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ITT डे था, जिसकी थीम थी AI फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर, है ना? बिल्कुल। और आज यानी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है। इसकी थीम स्पोर्ट्स पर है, IP एंड स्पोर्ट्स रीच फॉर गोल्ड। राइट। और हेल्थ रिलेटेड कौन से दिन है? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे था, जिसकी थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, जिसकी WHO थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। अच्छा, 24 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल डे भी होता है। हाँ, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। ये 73वें संशोधन से जुड़ा है। इसी दिन पंचायती राज मंत्रालय ने PAI 2.0 रिपोर्ट भी जारी की। और 24 अप्रैल को ही 2 और इंटरनेशनल डेज भी होते हैं ना? जी, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस और वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। लैब एनिमल्स वाला दिन 1979 में NAVS ने शुरू किया था। तो सारा डेटा यहाँ कवर हो गया। अब लिसनर्स का रिटेंशन चेक करने का टाइम आ गया है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल, अब हम डेली MCQ प्रैक्टिस से देखेंगे कि हमने जो पढ़ा उसमें से सवाल कैसे बनते हैं। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ। पहला सवाल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के तहत कैंसिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेक्शन 22(4). इसी सेक्शन के तहत RBI को ये पावर मिलती है। परफेक्ट। दूसरा सवाल,
किस एआई मॉडल के एजेंटिक बिहेवियर के कारण भारत सरकार ने CS सेट्टी के नेतृत्व में एक रिस्क असेसमेंट पैनल बनाया है? वेट अ मिनट, ये एआई मॉडल वाला पॉइंट तो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस ही नहीं किया था। राइट, और यही तो MCQs की ब्यूटी है। कई बार ये डेक के बहुत ही डीप कॉन्टेक्स्ट से नए और जरूरी डेटा पॉइंट्स निकाल कर लाते हैं जो शायद स्लाइड में मिस हो गए हों। अच्छा, तो इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइथॉस। ये एआई मॉडल इंसानों के कमांड के बिना खुद से फैसले ले रहा है, जिसे एजेंटिक बिहेवियर कहते हैं। जो कि काफी डरावना है। खैर, तीसरा सवाल, गुंटूर नगर निगम ने वियना में कौन सा अवार्ड जीता है? ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी, 4th UNIDO जेम अवार्ड 2026। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, IPL हिस्ट्री में किसी इंडियन द्वारा सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर 152 नॉट आउट किसके नाम है? बिना किसी डाउट के ऑप्शन बी, KL राहुल। तो MCQs भी क्रैक हो गए। लेकिन इस डेक को क्लोज करने से पहले वो जो मिथोस AI वाली बात थी ना, हाँ, मुझे एक बहुत ही सीरियस थॉट आ रहा है। अगर मिथोस जैसे AI मॉडल्स अपना खुद का दिमाग चला रहे हैं जिसके लिए सरकार को रिस्क पैनल बनाने पड़ रहे हैं, राइट, तो क्या भविष्य में RBI को इन AI द्वारा चलाई जाने वाली फाइनेंशियल संस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने पुराने 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बहुत बड़े बदलाव नहीं करने पड़ेंगे? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव और डीप विचार है। 1949 के कानून बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मशीनें खुद का बैंक चलाएंगी। एग्जैक्टली। तो आप सब एस्पिरेंट्स इस एंगल से भी सोचिएगा कि टेक कैसे हमारे पुराने कानूनों को आउटडेट कर रहा है। बिल्कुल, ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो इसी के साथ आज का कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट का ये डीप डाइव सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस मास्टर डेक के एनालिसिस से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कीप लर्निंग और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।